गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, धीरे धीरे करके हमने गांधी जी की कैसे एंट्री हुई, कैसे रॉलेट एक्ट आया, जिसका विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने काम किया। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, किचलू और सत्यपाल दोनों हम याद कर लेंगे, ये पकड़ लिए गए। इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, थोड़े थोड़े इकट्ठे हुए थे। उसी बीच में एक डीसी के दफ्तर के बाहर गोली चलाई गई, कुछ लोगों को मार दिया गया। फिर धीरे धीरे करके बात बिगड़ती गई, हाथ से निकलती गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हमारे सामने आई, जिसके लिए अंग्रेजों ने फॉर्मेलिटी के लिए हंटर कमीशन बैठाया। हमारे गांधी जी ने कहा कि ये लीपापोती कर रहे हैं, रियलिटी अलग है, दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन फाइनली निकला क्या? कुछ भी नहीं। और इसका बदला फिर उधम सिंह जी ने लिया, जिनके कल जो है, जिनसे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे भी है, और इसीलिए कल हरियाणा में तो सरकार ने छुट्टी भी की हुई है। तो ये जो सरदार उधम सिंह जी थे, ये वहां जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहां जल सेवा का इनकी ड्यूटी लगी हुई थी दिन में, और ये घटना थी शाम की। तो ये वहां उपस्थित थे, इन्होंने लाइव देखा था वो सब कुछ। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को आज महात्मा गांधी का बड़ा आंदोलन शुरू करना था। कल लास्ट जो हमने पढ़ा था, ये खिलाफत वाला भी नहीं पढ़ा, अली बंधु खिलाफत ये पढ़ना था। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, तैयब जी। तो भावावेश में उठाकर कदम उठाने का आरोप, हमने नेक्स्ट नेगेटिव बातें कही, हमने निंदा की, दायर की, जबकि अंग्रेजों ने क्या कहा कि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग कर लिया, मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंस में। तो हमारे मोतीलाल नेहरू, गांधी, सीआर दास, तैयब जी, मदन मोहन मालवीय, ये सब इंडियन लोगों ने जो बनाई कमेटी, इसके मुखिया। जबकि ये अगर देखें तो ये जो थी हंटर कमीशन, ये अंग्रेजों की बनाई हुई। बताया था ना कल, अपने कर्तव्य को गलत समझा। देखो पॉजिटिव सेंस है कर्तव्य, पॉजिटिव सेंस में तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। ये वर्ड्स थोड़ा सा लीपापोती कर रहे हैं कि इसकी गलतियों को हम हटा दें। आज हम सब शुरू करते हैं खिलाफत, ये हमने कल पढ़ा था, यहाँ से आज शुरू करते हैं। इसको पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ये था क्या, एक्चुअल में ये सारी कहानी क्या थी। बेटा ये सब चीजें ना तुम्हें हर एग्जाम में हेल्प करेंगी, इन बातों को सुन के। और बहुत बेहतर हो कि अपनी 2-3 किताबें जो आपके पास हो उनको रख के और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। जैसे हैंड रिटन नोट्स में ना एक अलग बात होती है, आप सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को अलग अलग किताब से पढ़ते हैं, 2-3 किताबों से पढ़ना चाहिए। 2-3 द सेंस जो आपके पास हो, नहीं है एक है तो उससे ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 किताबें ले ली, फिर 2 पढ़ी नहीं, एक कभी आधी पढ़ ली, नहीं पढ़ी। अब जैसे टॉपिक उठाया हमने, आज हम करेंगे असहयोग खिलाफत। तो खिलाफत को 2-3 जगह से पढ़ा, फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, क्लास सुनी, 2-3 किताबें पढ़ी, फिर हैंड रिटन खिलाफत आंदोलन हेडिंग डाल के जो मेजर हिस्सा है, जो आपको लगता है कि यार मुझे याद नहीं रहेगा, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती। नोट्स का मतलब होता है वो चीजें जो आपको लगता है कि यार ये मैं भूल ना जाऊं। बाकी कहानियां तो, जैसे चंपारण की कहानी पूरी थोड़ी ना लिखनी है, लेकिन चंपारण, राजकुमार शुक्ल, इंडिगो प्लांटेशन यानी नील की खेती, और गांधी, महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब बेसिक बेसिक बातें। उसके बाद जैसे खेड़ा,
तो खेड़ा को फिर 2-3 बातों में, ऐसे ही अहमदाबाद को। तो मेन जो पॉइंट है ना एग्ज़ाम में जो आएगा उसके हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए, राम गाथा नहीं लिखनी होती इसमें। तो खिलाफत की पहले हाँ, सुननी सारी कहानियाँ चाहिए, क्योंकि याद कोई चीज़ तब होगी जब समझ में आएगी, और समझने के लिए कहानी का पता होना ज़रूरी है। इतिहास भी तो किसी की ज़िंदगी के पन्ने दर पन्ने लिखी बातें हैं। अब जैसे तुम और मैं, हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में तो कहानी भई किसी एक फैमिली के इर्द-गिर्द कहानी बुन देते हैं। कभी उसमें कोई लड़की होती है, कोई मैरिड महिला है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई बच्चे हैं, यही तो दिखाते हैं। फिर वो कहानी हमारे सामने से गुज़रती है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बनाई हो तो, कि भई हमें ज़िंदगी में ये नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। ऐसी ये हिस्ट्री है, ये आँखों के सामने से गुज़रनी चाहिए, उसके मेन पॉइंट्स को हम ले लें। जैसे आप पूरी ज़िंदगी में जितनी मूवीज़ देखेंगे सारी थोड़ी ना याद रखेंगे, लेकिन हर मूवी का कुछ एक मेन पॉइंट होगा जो आपको लगेगा लाइफ में ये मुझे नहीं करना है या मुझे ऐसा बनना है। यही यही इतिहास है, इसलिए पढ़ा जाता है कि पुरानी चीज़ों से सीख ले जाएँ। चलिए, आज हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये क्या था? वैसे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे हमारा जुड़ाव है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 पूरे वर्ल्ड के ताकतवर देश और ज्यादा पावरफुल बनने के चक्कर में, एक दूसरे से ज्यादा प्रॉपर्टी टेरिटरी हड़पने के चक्कर में जगह जगह लड़ रहे थे। उन लड़ाइयों का हम जैसे देश भी कारण थे, क्योंकि सब चाहते थे कि हम और हमारे जैसे बहुत सारे देश उनके जितने ज्यादा कब्जे में रहेंगे, उतनी मोटी उनकी कमाई का साधन होगा। सीधी दिखती बात थी, इंडिया से ढेरों संसाधन लूट लूट के ले जा रहे थे। वो पैसे के फॉर्म में थे, वो गोल्ड की फॉर्म में थे, वो यहाँ से लकड़ियां काट काट के जो स्लीपर बनाने के लिए ट्रेन में वो जो लकड़ियां बिछती थी इनके ट्रैक्स पे, उसके लिए हो, या लोहा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर चीज का इस्तेमाल कर रहे थे तब के। तो जितने ज्यादा देश इनके कब्जे में होंगे, उसके उतने ज्यादा रिसोर्सेज इनके कब्जे में होंगे। लड़ाई थी सारी ये, और इसको हम समझ नहीं पाए। इनफैक्ट हम तो क्या, महात्मा गांधी ही नहीं समझ पाए। गांधी जी ने हमारे इंडिया जब वापस आए, वो 22 साल बाद 1915 में, तो आके हरियाणा पंजाब के लड़कों को मैसेज दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि खूब सारे लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होके लड़ाई में इनका साथ देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों, साथ क्यों देना चाहिए? बोले क्योंकि अभी ये मुसीबत में है, और अगर हम लोग इनकी मुसीबत में इनकी हेल्प करेंगे तो ये हमें बहुत जल्दी आज़ादी दे देंगे, मतलब हमें काफ़ी हद तक यहाँ पे देश में अपने हिसाब से काम करने का मौका देंगे। गांधी जी भी ये बात नहीं भांप सके उस जमाने में कि भैया ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ ही इसलिए रहे हैं कि मेरा देश, मेरा कब्जा, मेरा कब्जा, और एक कब्जे वाला सोच रहा है कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ फिर ये मुझे आज़ाद कर देगा। जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं उसे वो आज़ाद क्यों करेंगे? अब चीज़ों को एनालाइज करके ये समझ में आता है, लेकिन उस टाइम तो ये बातें नहीं समझ में आती थी। उस टाइम लगता था कि नहीं, अंग्रेजों की मदद करो, इनकी सेना में भर्ती हो जाओ। गांधी जी के पीछे तो एक नेगेटिव सेंटेंस लगा भी दिया था ना, क्या, कि ये अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट है। सर्जेंट एक पोस्ट होती थी, अभी भी होती है, एयरफोर्स में एक पोस्ट होती है जूनियर वारंट ऑफिसर, उसके नीचे आता है सर्जेंट। तो ये सर्जेंट या सर्जेंट लिखा मिले ना इंग्लिश में, समझ जाना ये एक तरह से व्यंग्य है। गांधी जी का मजाक उड़ाया गया कि गांधी ने अपने इंडियन लड़कों को, जिनका पेट तगड़ा था, हरियाणा पंजाब के लड़कों को ये कहा कि जाओ तुम लोग इनकी इसमें शामिल हो जाओ, ताकि ये बढ़िया तरीके से लड़ सकें। तो इससे गांधी जी का थोड़ा नेगेटिव एक, बाद में खैर वो जाके धुल जाएगी आगे जाके। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ये सब करने के कारण केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा, यानी आप शेर है। कहाँ के? केसर ए हिंद, ये उपाधि थी ना कि भैया आप शेर है हिंदुस्तान के। बाद में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, और गांधी जी ने फाइनली ये उपाधि लौटा भी दी थी। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक गड़बड़ क्या हुई, जैसे हमेशा वर्ल्ड वॉर का मतलब इसमें ग्रुप्स लड़ेंगे। एक ग्रुप में था मेन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा मैंने, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और हंगरी और टर्की। तो टर्की जो था ना, इसी को तुर्की भी लिख देते हैं, तुर्की। अब हुआ क्या, ये तुर्की जो था ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। इनफैक्ट जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे, वो तुर्की के या टर्की के जो हेड थे उन्हें अपना हेड मानते थे। यानी तुर्की का जो भी धर्म, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां इस धर्म के लोग थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो तुर्की के हेड को अपना हेड मानते थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, इस ग्रुप की हार हुई, और इसकी टक्कर में लड़ने वालों में ब्रिटेन, फ्रांस, ये मेन थे। तो इन लोगों ने क्या किया, तुर्की के जो सबसे बड़ी पोस्ट थी मुस्लिम्स में, खलीफा,
इसको अपदस्थ कर दिया और इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तुर्की के साथ। तो जब ये मुसलमानों को पूरे वर्ल्ड में पता चला कि हमारे खलीफा को अपदस्थ करने वाले की बातें उठ रही हैं और बहुत बुरा व्यवहार किया तुर्की के साथ, तब इनकी आंखें खुली, खासकर इंडियंस की, जो इंडियन मुस्लिम थे, कि भैया हम 1906 में इन्होंने बेवकूफ बनाया ये कह के कि हम तुम्हारे फायदे की बात करेंगे, मुस्लिम लीग बनवा देंगे और तुम हिंदुओं से अलग हो। रियलिटी में तो ये हमारे तुर्की के खलीफा को ही नहीं पसंद करते, हमें क्या पसंद करेंगे। यानी पूरे वर्ल्ड के जो, खासकर हम जैसे देश थे, अपने से बात करते हैं, आंखें खुली मुसलमानों की कि अंग्रेज तो हमें बेवकूफ बना रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को जोड़ो, ग्रुप्स के ग्रुप्स जाके वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जाने लग गए और कहा कि भैया खलीफा के खिलाफ जो ये अंग्रेज बड़े कदम उठा रहे हैं, इसका विरोध करो, प्रदर्शन करो। तुम लोग अपने अपने एरिया में एक तरह से अंग्रेज, जहां जहां अंग्रेज राज कर रहे हैं, वहां पे प्रदर्शन करो, एक आंदोलन करो। तो खलीफा को जो ये गलत व्यवहार कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इससे उबारने के लिए एक आंदोलन पूरे वर्ल्ड में चलाने की बात उठी और ये आंदोलन ही कहलाया खिलाफत। अंग्रेजों के खिलाफ था, खलीफा को उसकी पोजीशन दिलाने के लिए था। तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को एक तरह से एकजुट करने का आंदोलन था। अब इससे जुड़े लोग इंडिया में भी आए। उन्होंने इंडिया में आके कहा कि भाई तुम लोग जो हो, तुम्हारे यहाँ के मुस्लिम्स, उनको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं तुर्की के खलीफा के साथ, अपदस्थ करने की बातें हो रही हैं। तो तुम लोग यहाँ पे सारे मुसलमान इकट्ठे होकर अपना आंदोलन छेड़ दो ताकि अंग्रेजों की नाक में दम कर सकें। तो यहाँ जो मेन आदमी थे ना, जो मेन उस जमाने में अंग्रेजों के, इसके मुसलमानों के मुखिया थे, उन्होंने कहा भाई हम नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम अपना कामकाज देखें, अपनी आज़ादी, या हम तुर्की की आज़ादी की बातें करते रहे। एक तरह से क्रॉस कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें काम करना चाहिए, पूरी धरती के मुसलमानों के लिए मिलके काम करना चाहिए। गांधी जी को ये मौका बहुत सही लगा और गांधी को लगा कि मुसलमानों के मन में बसने का ये सही टाइम है। अगर मैं मुसलमानों को कह दूं कि तुम्हारी आंदोलन में हम 4 चांद लगा देंगे, इंडियंस को मैं शामिल कर दूंगा, सब इंडियंस को, तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के इस आंदोलन में सहयोग करूंगा। खिलाफत आंदोलन, ये खलीफा को अपनी पोजीशन दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ था, तो नाम क्या रखा, खिलाफत। गांधी जी ने जब कहा कि मैं मुसलमान बंधुओं के साथ हूँ, तो सारे मुसलमानों को लगा यार गांधी जी अच्छे आदमी हैं, गांधी जी ने इतनी बड़ी आबादी को हमारे साथ जोड़ने की बात कही है, नहीं तो हम तो मुट्ठी भर है, हमारी कौन सुनेगा, अंग्रेज हमें क्या माने जब ये कांग्रेस को कुछ नहीं मानते। तो इसका मतलब गांधी जी ने अपनी इंडियंस की, हिंदुओं की एक इमेज को अच्छा बनाने का काम किया, मुसलमानों के मन में एक जगह बना ली। ये था खिलाफत आंदोलन। मुसलमानों में ने भी इनकी इज्जत की। उन्होंने कहा सर, हमारी खिलाफत कमेटी के मुखिया जो है ना, वो आप बनेंगे, अध्यक्ष आप बनेंगे। कितनी अजीब बात है ना, खिलाफत कमेटी मुसलमानों की है, लेकिन इसके मुख्य मतलब मेन आदमी कौन बने, ये बने महात्मा गांधी। ये प्राउड की बात भी है कि गांधी देखो यहाँ से मास लीडर दिखते हैं कि सब लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, ये गांधी को समझ थी। ये मत सोचना गांधी जी ने सिर्फ मुसलमानों का भला किया, गांधी जी अपनी भी प्लानिंग कर रहे थे देश के लिए। गांधी जी ने कहा ये आंदोलन बढ़िया चल निकला। फिर गांधी जी ने कहा एक नया आंदोलन चलाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब ये क्या बला थी, सहयोग के आगे अ लगा दो, यानी कोऑपरेट मत करो, किसी के साथ सहयोग मत करो, किसी को कोऑपरेशन के साथ आगे मत बढ़ने दो, तो इसे कहा गया असहयोग। अब हम कैसे असहयोग करें, एक्चुअल में ना इंडियंस ही अंग्रेजों के सारे कामकाज करते थे, चाहे वो उनके घर की सफाई थी, उनका घोड़ा गाड़ी चलानी है, या उनके घरों के नौकर चाकर वाले कामकाज हैं, या उनकी फौज के काम है। अंग्रेजों की तो मुट्ठी भर कम्युनिटी थी यहाँ, जो उनका सारा नीचे काम करते थे, वो सब इंडियंस थे। गांधी ने कहा अगर सारे इंडियंस सिर्फ 1 साल के लिए ताकतवर बनके कि इनके खिलाफ विरोध करेंगे और इनका काम छोड़ देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, अगर इकट्ठे एक मंच पे आ जाएं, तो फिर देश बदल सकता है। इनफैक्ट गांधी ने ये बात बहुत पहले लिख दी थी, जब वो यहाँ आए भी नहीं थे। 1909 में गांधी ने एक बुक लिखी थी, जब वो अफ्रीका में थे, नाम दिया था हिंद स्वराज, यानी हिंदुस्तानियों का खुद का राज। ये किताब गांधी जी ने इंडिया वापस लौटने से पहले 1909 में लिख दी थी। वापस लौटे थे 9 जनवरी 15 को। इसका मतलब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी किताब लिख रहे थे। इस किताब में गांधी ने मेंशन किया कि 1 साल अगर इंडियंस अंग्रेजों को हेल्प ना करे ना, तो अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं है कि यहाँ सस्टेन कर पाए, अपने आप भाग जाएंगे। सिर्फ 1 साल की हिम्मत करनी है। अब ये 1 साल वाली बात 1909 में कह के गांधी ने इसके ऊपर काम किया 1920 में, यानी सोचो 11 साल बाद। सब लोगों को लगा कि यार ये कैसी बात है कि अंग्रेजों के काम पे ना जाएं, इनके झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े ना करें, इनकी गाड़ियां ना चलाएं, इनके यहाँ जो हम क्लर्क का काम करते हैं ना करें, इससे क्या होगा।
और फिर कहा गया कि बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दो और अंग्रेजों की सारी चीजें इस्तेमाल करनी। लोगों ने कहा भाई इससे अंग्रेजों को फर्क क्या पड़ेगा? बोले बहुत पड़ेगा। अगर अंग्रेजों के काम नहीं होंगे, सारे लोकल लेवल के लोअर ग्रेड के काम ये नहीं कर सकते, ये तुमसे करवाते हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो इनके काम धंधे ठप पड़ जाएंगे। विचार अच्छा था, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन गांधी ने जैसे तैसे कह सुन के एक दो बार मीटिंग में बोल बोल के फाइनली कन्विंस करा लिया सबको कि भैया देखो, तुम उदारवादी बन के काम कर चुके, नहीं कुछ निकला। तुम नरमपंथी बन के काम कर चुके, नहीं निकला। गरम बन के काम कर चुके, नहीं निकला। तुम लोगों ने एनी बेसेंट और इन्होंने अपना तिलक ने काम करके देख लिया, नहीं निकला। जब तुम्हारे सारे काम फ्लॉप हैं तो एक एक्सपेरिमेंट करके और देख लेने दो। भाई क्या होगा, फेल होंगे। ये सारे भी तो फेल ही हुए। इनमें से किसने आजादी दिलाई? क्या कांग्रेस अब तक आजादी दिला पाई? नहीं। तो मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लूं, अगर अच्छा ना हो तो आगे से मत चलाना। मैं रिजिड नहीं हूं कि नहीं मैं चलाता ही रहूंगा, जिस दिन लगे गड़बड़ है वापस ले लेंगे। तो कांग्रेस ने फाइनली सोचा कि ठीक कह रहे हैं यार, वैसे भी कुछ काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं, बैठे ही तो हैं, इस बहाने नेशनल मूवमेंट चला देते हैं कि सारे देश को जोड़ लेते हैं। गांधी को परमिशन मिल गई। परमिशन के बिना गांधी नहीं चला सकते थे, कांग्रेस से परमिशन मिली। परमिशन में गांधी को कन्विंस हुए सबकी, ठीक है एक्सपेरिमेंट तुम भी कर लो, हमने तो करके फेल हो ही गए, तुम और देख लो। गांधी का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अब तक पूरे देश को किसी ने इकट्ठा नहीं किया था। गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और वहां असम अरुणाचल की बेल्ट से लेकर गुजरात तक लगभग इंडियंस इस बात से बड़े प्रभावित हुए। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया, अंग्रेजी राज के चलने वाले स्कूलों में, और बोले लोकल अपने स्कूल खोलेंगे, चाहे कुछ पढ़ाएं, इनकी पढ़ाई इनके यहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, ना इनकी यूनिवर्सिटी भेजें, ना इनके कॉलेज भेजें, ना इनके स्कूल भेजें। मतलब सारा माहौल बहुत बढ़िया सा हो गया, पॉजिटिव वाइब्स हो गई। लोगों ने जो है वापस से वो पुराने इनके सामानों की होलियां जला दी और कहा कि अपनी चीजें इस्तेमाल करेंगे, इनके स्कूलों में नहीं जाएंगे, इनकी नौकरी नहीं करेंगे। और तो और जो हमारे वकील थे ना हाई कोर्ट्स में, वो भी नहीं गए। सोचो, काम ही नहीं चला, इनके न्यायालय बंद, इनके स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब कुछ बंद हो गया। तो गांधी ने कहा हाँ अब ठीक है, 1 साल की बात है, पर बेटा 1 साल बहुत लंबा होता है। जो मजदूर है, सोचो जो इनकी घोड़ा गाड़ी चलाता था, उसके घर में कितने रुपए जाते होंगे, कितनी तनख्वाह, जिससे कि उसके बच्चे पलते होंगे। एक महीना खींच तान के कोई कम खा लेगा, पुराना इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन क्या एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला छोटा सा एक आदमी क्या 12 महीने बैठ के खा लेगा? नहीं खा पाएगा। उसको कमाना जरूरी है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कुछ महीने तो लोग बड़े जोश में आए कि ठीक है गांधी जी की बात मानेंगे, इनके सारे काम छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के घर में आटा खत्म होने लगा, पुरानी सेविंग्स खत्म होने लगी, सामान खत्म होने लगा। फिर लोगों को लगा कि यार गांधी जी ठीक है, देश के लिए सोचना अच्छी बात है, पर अपने रोते भूखे बिलखते बच्चों को कोई कैसे देखे। धीरे धीरे कुछ लोग वापस काम पे जाने लगे कि भाई हम लोग साल भर नहीं काट पाएंगे, बिना काम के हमें तनख्वाह कौन देगा। देखो कुछ भी कहो, देश प्रेम अपनी जगह पर, पहली चीज है बेटा भूख। भूख प्यास नींद, इसके बिना इंसान नहीं रह सकता। ये देश प्रेम, देशभक्ति, स्वतंत्रता, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। अगर आप बिल्कुल ही भूख से मरेंगे ना, तो आप छोड़ देंगे, देश को बेच भी देंगे, कोई भी। ये ह्यूमन नेचर है, ये जानवर का भी नेचर है। आप देखो एक जानवर है, पाला किसी ने, वो कहानियां नहीं है कि किसी ने कुत्ता पाला, वो घर छोड़ गए, 15 दिन बाद आए तो कुत्ता जो था मालिक को एकदम झपट के खा गया। कारण भूख थी। मालिक को प्यार करता था, लेकिन वो इतना भूखा था, 15 दिन से उसको खाना नहीं मिला था, कि जैसे ही मालिक ने दरवाजा खोल के अंदर आया, एकदम मालिक को ही उसने मार डाला। तो इसका मतलब भूख प्यास नींद के सामने ये आपकी देशभक्ति रखी रह जाएगी। ये तभी बात कर सकते हैं जब पेट भरा हो। ये चीजें समझ गए थे। और मजदूरों ने कहा कि भैया अब हम बहुत लंबे जो है गांधी जी के साथ नहीं चल पाएंगे। तो धीरे धीरे करके वापस जाने लग गए। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी कहा अपने बच्चों को किसके भरोसे बैठाए रखें, गांधी जी के कहने पर आजादी 1 साल नहीं आई, 2 साल नहीं आई, 3 साल, तो हमारा बच्चा क्या स्कूल ही नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के स्कूल छोड़े, कुछ ने वापस ज्वाइन कर लिए, कुछ ने जॉब्स दोबारा ज्वाइन कर ली। मतलब कहने का मतलब है धीरे 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 असहयोग आंदोलन नीचे की तरफ आने लगा। बहुत बढ़िया चला 1 साल। 1920 के दिसंबर में इसकी परमिशन मिली थी, स्टार्ट हुआ था प्रॉपर तरीके से। कोशिश तो जारी थी अगस्त से। और देखो कैसी अजीब बात है, 1 अगस्त को ये शुरू होना था, बाई चांस उसी दिन तिलक एक्सपायर हो गए। तिलक जो है ना, अपने बाल गंगाधर तिलक कितने उच्च कोटि के लीडर थे, इनकी डेथ हो गई कब, 1 अगस्त 1920 में। तो ये फिर ये कुछ दिनों के लिए ना इसके लिए तिलक का एक फंड बनाया, कहते हैं उसमें 1 करोड़ रुपया दान दे दिया लोगों ने। तो बहुत अच्छा, सारा माहौल बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। लेकिन कितने दिन, फाइनली तो भूख लगेगी ना गरीब आदमी को। 1921 बहुत बढ़िया गुजरा, पूरा 21। पर धीरे धीरे लोग वापस ज्वाइन करने लगे, अपनी नौकरियों पे जाने लगे। गांधी को फील हुआ कि आंदोलन खत्म होगा, और खत्म इज्जत के साथ नहीं होगा,
अंग्रेज दबाव मान के खत्म नहीं करवा पाएंगे, खत्म होगा क्योंकि हमारी संख्या घटेगी। एक दिन 50 लोग वापस चले गए, फिर अगले दिन 100, फिर 200, फिर 600, फिर 800, फिर दिखाए तो भीड़ तो घटती जा रही है। जैसे ये हमेशा ना किसी भी एरिया में अगर आप सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं तो आपके जितने ज्यादा सर होंगे ना उतना दबाव ज्यादा होगा। 4 लोग जाएंगे तो कोई बात भी नहीं करेगा आपसे अधिकारी। अगर आप 4000 लोगों के साथ जाएंगे ना तो तुरंत एकदम से अलर्ट हो जाएंगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, पुलिस वाले आ जाएंगे, आपको कहेंगे 10 लोगों को भेज दो, अंदर साहब ने बुलाया, डीसी साहब ने बुलाया, एसपी साहब ने बुलाया। इसका मतलब पावर जिसके हाथ में है उसी से बात की जाती है। यहाँ महात्मा गांधी की धीरे 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 पावर खत्म होने लगी। अब इसी बीच में गांधी ने कहा कि मैं एक आंदोलन और शुरू करूंगा। ये प्लान किया था कि एक आंदोलन और शुरू करते हैं जिसको हम नाम देंगे सविनय विद ड्यू रिस्पेक्ट, अवज्ञा आज्ञा ना मानना आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी ने विचार दिया, लेकिन इस पे काम करते उससे पहले एक घटना घट गई 1922 फरवरी में। आप सबने बचपन में खूब सुना होगा चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी एक गोरखपुर में यूपी में एक जगह हुआ करती थी। यहाँ पे एक आंदोलनकारी भीड़ जा रही थी, पुलिस वाले बाहर आए पुलिस चौकी से और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की डराने के लिए कि भीड़ तितर बितर हो जाए। उस फायरिंग में 3 गोलियां लग गई और 3 लड़के मर गए, ऑन द स्पॉट वो मर गए। वो भीड़ एकदम से गुस्सा आ गई कि भाई ऐसे कैसे हमारे क्रांतिकारियों को मार दिया, हमने तो कुछ गड़बड़ भी नहीं की, हम तो सिर्फ शांतिपूर्ण धरने दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम कोई मर्डर थोड़ी ना कर रहे हैं। वो गुस्साई भीड़ जैसी भागी पुलिस चौकी की तरफ। चौकी उस टाइम पे कच्ची हुआ करती थी। उस चौकी में 22 पुलिसकर्मी थे। 22 के 22 लोग डर के मारे कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है कहीं गड़बड़ कर दे, तो उन्होंने फटाफट से कुंडी बंद करके अंदर बैठ गए। अब भीड़ धड़ धड़ कोशिश करे, नहीं खोल रहे। कुछ भीड़ में से कुछ लोगों ने आसपास के गांव में जाके मिट्टी का तेल ले आए केन भर के और चारों तरफ छिड़क दिया और आग लगा दी। दो ही ऑप्शन है, तो जिंदा जल के मर जाओ या बाहर निकलो तो पब्लिक मार देगी। डर लगता रहा उनको, बाहर नहीं निकले। आग ने चारों तरफ से घेर लिया, जिंदा जल के मर गए 22 पुलिसकर्मी। ये बात बहुत फैल गई, अखबारों की सुर्खियों में कहा गांधी ने मरवा दिए। भैया गांधी कहाँ बैठे, चौरा चौरी कहाँ है? तो बोले गांधी ने लोगों को भड़काया, गांधी ने लोगों को इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया। तो सारी कमी गांधी पे अखबारों ने निकाली, सरकार ने, गांधी जी ने मान भी लिया कि ठीक है भाई कुछ भी कह लेता हूँ, लेकिन हाँ मैंने कहा था लोगों को कि ऐसे यात्राएं निकालो और ठीक है मेरी गलती है, मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। गांधी ने चलता चलाता आंदोलन जो धीरे धीरे फ्लॉप हुई जाता वापस ले लिया और गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। इस जेल में जब गांधी जी बंद थे ना फरवरी की इस घटना के बाद, तो वहां पे इनको पता चला कि कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई। कांग्रेस में एक दल था जो पुरानी कांग्रेस की बातें कि भैया गांधी जी जो कह के गए हम वही करेंगे, और एक दल बन गया जिसने अपना नाम रखा स्वराज दल, खुद का राज होना चाहिए। इसमें थोड़े से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से पंगेबाजी लेने की बातें कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा भाई 3 लड़के किसने मारे पहले, इन्होंने ना, हमने तब जलाए रिएक्शन में जब इन्होंने हमारे लड़कों को बिना बात मार दिया, हमने पहल तो नहीं की। लेकिन गांधी जी ने कहा कुछ भी कहो हिंसा हिंसा है, गलत तुम थे हम थे ये थे ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडियंस ने हिंसा की जो मैं गलत मानता हूँ। महात्मा गांधी ने जेल में बंद रहने के बाद जैसे कांग्रेस में फूट पड़ी, स्वराज दल धीरे धीरे आगे बढ़ गया। 1923 में स्वराज पार्टी बनी और फिर 25 आते आते इस पार्टी का बढ़िया नाम चल गया। पर कुछ चीजें बेटा लक में नहीं होती। जैसे देखो याद करो एनी बेसेंट और तिलक की होम रूल लीग आगे नहीं बढ़ पाई थी ना 2-3 साल बाद, ऐसा ही इसके साथ हुआ। स्वराज दल ने बहुत अच्छा काम किया। 1923 में ये अलग हुए थे कांग्रेस से और 1925 में इसके बड़े लीडर की हो गई डेथ। तो 1-2 लीडर एक्सपायर हो गए, 1-2 ने पार्टी वैसे छोड़ दी, पार्टी शिथिल पड़ गई और फिर स्वराज पार्टी ज्यादा काम नहीं कर पाई। तो वापसी किसमें हो गई, सबकी कांग्रेस में। अब कांग्रेस ने इस बीच में 1925 में एक औरत को अपनी अध्यक्षा बनाया था जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। वो इंडियन थी। वैसे पहले याद करो एनी बेसेंट बनाई थी 1917 में, कहाँ की, कलकत्ता की। अब 1925 में कानपुर में हमारे इंडिया की जो बनी थी ये स्वर इसकी अपना पहली इंडियन, तो नाम क्या था इनका, सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। वैसे पहली औरत कौन थी, एनी बेसेंट, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। ठीक है, ये सारा है असहयोग की कहानी, स्वराज पार्टी की कहानी और खिलाफत की कहानी। तो इनको पढ़ लेते हैं इनकी भाषा में, किताबी भाषा में। चलो खिलाफत से शुरू करना था हमें। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। तो पूरे, सिर्फ भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने मॉडर्न कंट्री थी वो खलीफा जो तुर्की में बैठता है, पोस्ट का नाम है खलीफा, उस पोस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ी रिगार्ड था। तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमान उनको अपना मुखिया मानते थे। तो तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा, ये अमेरिका फ्रांस के
ब्रिटेन के। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने, चालाक थे ही, भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि वे तुर्की को जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब देखो ये अपनी बातों के कितने कच्चे थे, ये बातों के पक्के नहीं थे। मुसलमानों को ये कह के अपने इसमें शामिल किया कि भैया हम लोग तो ना बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, एक बार जीत हार हो जाए तुर्की को हम बेइज्जत नहीं करेंगे, बड़ी इज्जत के साथ। लेकिन फिर देखो क्या करेंगे, बात क्या की थी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन, कि भैया इसको तोड़ दो, खलीफा को अपदस्थ करो, निर्णय लिया। भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, होते रहे नाराज, इनको क्या फर्क पड़ना था। अली बंधु, दो भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। जिन्ना ने साफ कहा था कि कोई जरूरत नहीं इस खिलाफत पिलाफत की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस टाइम देश में ये जरूरी है, इसके पक्ष में थे ये। मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु, दो भाई, अली दोनों के नाम में आता था। इनका पत्र था कॉमरेड। कॉमरेड में तुर्की और इस्लामी परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लिखा। यानी अब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लग गए लीडर। याद करें, पहले एक थे ढाका में आगा खां सलीमुल्ला, जिन्होंने देखो अरेंज कराया था, सारे मुस्लिम्स को इकट्ठा किया। अब ये दो भाई, क्या क्या नाम है इनके, अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये नेगेटिव बोल रहे हैं कि भैया ठीक नहीं है ये अंग्रेजों के खिलाफ, ये बड़ा चैलेंज था। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन में गांधी के सम्मिलित होने पर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि गांधी के पीछे जनसंख्या है, गांधी का आना फायदेमंद है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी। गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, मतलब अच्छी फीलिंग का एक सुनहरा अवसर माना। गांधी अपना फायदा देख रहे थे, मुस्लिम अपना फायदा देख रहे थे, देश अपना फायदा देख रहा था, हर आदमी अपना फायदा देख रहा था। गांधी को लगा सब इकट्ठे कर दूंगा हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम्स को लगा हम मुट्ठी भर है, हमारी तो सुनेंगे नहीं, इंडियंस आ गए बाकी तो हमारी भी वैल्यू बन जाएगी। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अब देखो कमेटी बना दी पूरे ऑल ओवर इंडिया की। दिल्ली में नवंबर 19 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता देखना महात्मा गांधी को प्रदान कर दी। खिलाफत कमेटी के जो बैठक होने वाली है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बन गए, गांधी। तो क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि गांधी ने कहा कि सारे इंडियंस को जो मेरी मानेंगे आपके पीछे खड़ा कर दूंगा, आपके आंदोलन को ताकतवर बनाऊंगा, कमजोर नहीं होने दूंगा। अब आ गया असहयोग। गांधी क्यों आए, इसके पीछे का लॉजिक किया, गांधी अपना आंदोलन चलाने वाले थे, वो 19 में था ना, ये 20 में। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, विशेष बुलाते थे जब कोई बहुत बड़ी जरूरत आन पड़े, उसे कहते थे विशेष। वैसे हर साल एक बैठक होती थी, लेकिन किसी किसी साल कोई कंपलसरी एकदम से कि अभी करनी है बैठक, तो फिर विशेष सत्र बुलाया जाता था। अभी भी ऐसा होता है, कैबिनेट की बैठक जो है ना, पीएम कभी भी एकदम से कहता है और तुरंत से पहुंच जाती है। ऐसे ही ये था विशेष अधिवेशन, कहाँ हुआ, कलकत्ता। पढ़े लिखे लोगों का गढ़ क्या था, कलकत्ता, तो यहाँ स्पेशल बुलाए गए 1920 में। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया। ये कांग्रेस में प्रस्ताव पारित होता था जब बहुमत हो कि हाँ हम राजी हैं, बिना इसके गांधी अकेले नहीं चला सकते, गांधी को परमिशन लेनी पड़ती थी। जिसको दिसंबर 20 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक, ये हर साल वाला था, हर साल में एक बार होता था ना कहीं 3 दिन का, तो नागपुर में हुआ 1920 का, जो प्लान था पहले से 19 से कि भैया अगला नागपुर में, लेकिन उस बीच में विशेष इकट्ठे हो गए कलकत्ता, पढ़े लिखे शहर में, कि भैया आंदोलन चलाएंगे। गांधी का विचार है, गांधी है गुजरात के, लेकिन इकट्ठे हुए हैं कलकत्ता में, ऑपोजिट हो गया ना गुजरात कलकत्ता, वहां पर। फिर साल वाला कहाँ हुआ, जो पूरे साल में डिसाइडेड था वो नागपुर में हुआ। यहाँ कंफर्म हो गया, पुष्टि कर दी दिसंबर में, तभी मैंने लिखा ना आपको, दिसंबर लिखा था ना मैंने, इसलिए लिखा था। वैसे इसके ऊपर काम हो गया था अगस्त में, लेकिन अगस्त में कौन एक्सपायर हो गया, तिलक। फिर दिसंबर में जो प्रॉपर एक बैठक थी पूरे साल वाली नागपुर में, वहां कहा हाँ भाई ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल बुलाया था कलकत्ता में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वाली कलकत्ता और वैसे वाली नागपुर। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, क्या, एक रचनात्मक, दूसरा नकारात्मक। अब देखो इन वर्ड्स को पकड़ना, पेपर में टफ वर्ड्स आएंगे। रचनात्मक काम होता है कंस्ट्रक्टिव, जिसमें हम कोई काम करते हैं, कोई रचना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी ने कहा भी बच्चे जो है ना बैठ के उपले बना ले या मोमबत्तियां बना ले, मोमबत्ती बिक जाएंगी, तो ये रचनात्मक काम है। और दूसरा क्या है, नकारात्मक, जिसमें हम टैक्स ना दें, या हम अंग्रेजों की बात ना माने, या उनके खिलाफ काम करें, या उनकी सहयोग ना करें, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है। अब नए स्कूल थे, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना। देखो हम पॉजिटिव, ये रचना करेंगे हम, अपने नेशनल स्कूल, इनके में क्यों पढ़े, अपने स्कूल खोलेंगे, अंग्रेजों के में क्यों पढ़े, तो अपने नेशनल स्कूल और पंचायती अदालतों की, मैंने शायद आंदोलन बोल दिया, अदालत, हम क्यों इनके आईपीसी की धाराओं में पढ़े, भैया गांव में रहता है भारत, लड़ाई हो गई तो गांव की पंचायत से निपटवाएंगे, क्यों इन अंग्रेजों के वहां जाके आईपीसी की धाराओं में और हाई कोर्ट में जाओ और फलाना जज और मजिस्ट्रेट, कौन, अपने गांव से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा कि अपने स्कूल खोलेंगे, ये
ये रचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, ये कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। सरकारी अपने स्कूल, इनके नहीं, अंग्रेजों के नहीं, राष्ट्रीय, नेशनल, कोई भी लीडर बना देगा स्कूल। और दूसरा क्या बताया दूसरा, कि भैया हम लोग जो है पंचायती अदालत, इनकी आईपीसी की धाराओं को छोड़ दो, मत भागो इनके पीछे, इनके कोर्ट खाली पड़े रहेंगे, तुम जाओ मत केस लेके, तुम भागे भागे हर बात पे केस करते हो, इसलिए इनके कोर्ट भरे हुए हैं। इनके स्कूल क्यों भरे हैं? क्योंकि तुम भेजते हो बच्चों को पढ़ने, ना बच्चों को स्कूल में भेजो, ना इतना लड़ो, लड़ो तो अपने गाँव की अदालत में, जो बड़े बड़े बुजुर्ग है ना, इनसे निपटवा लो। तो इस तरह से इनकी कचहरी खाली हो गई, इनके स्कूल खाली, यही तो चाहिए था, ये तरीका था कि अपनी पंचायत में, अदालतों में अपने काम निपटाओ और अपने खुद के खोलो स्कूल, इनके मत जाया करो। अस्पृश्यता का अंत कर दो, हिंदू मुस्लिम और जो ये है ना ऊंची जात नीची जात, इसको छोड़ दो, इसमें तुम पड़े रहोगे, ये अंग्रेज तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। इन्होंने पहले तुम्हें हिंदू मुस्लिम्स को बांटा 1909 में, 19 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख बांटे, तो गांधी कह रहे सब एक हैं, लड़ लो, पहले इनको भगा लो। अस्पृश्यता का अंत करो, छुआछूत का, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करो। अब मुस्लिम्स को भी समझ में आया ना कि भैया खिलाफत, जो ये खलीफा को हटा दिया तो ये हमें क्या मानेंगे, अब सब लोग एक हैं। स्वदेशी का प्रसार, अपने देश की चीजों का, अपनी शिक्षा का, अपने कपड़ों का, अपने हर चीज का, कताई बुनाई करो, वापस से सिलो अपने कपड़े। क्यों इनकी फैक्ट्रियों में बने कपड़े पहनते हो? ये तुमसे पैसा ले जाते हैं, अपने यहाँ अमीर बनते हैं, मजे करते हैं। तुम इनके कपड़े पहन पहन के तुम राजी होते हो कि हमने अंग्रेजों के पहन लिए, इनके कपड़े मत इस्तेमाल करो। अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, अपने कपड़े बनाओ, सब चीजें सिखाओ अपने बच्चों को, ये गांधी का कहना था। ये सब रचनात्मक है, पॉजिटिव है ये सब। नेगेटिव में क्या करें? नकारात्मक छोड़ दो इनके काम करने, सहयोग मत करो। तो नकारात्मक कार्यक्रम में, नेगेटिव में, सरकारी उपाधियां और प्रशस्ति पत्र वापस करो इनकी। केसरे हिंद दे के बैठे, पकड़ो अपनी उपाधि। किसी को नाइटहुड की, नाइट की, सर की, पकड़ो उपाधि। क्या करना उपाधि का? एक कागज लेके घर पे क्या करोगे? और जब ये तुम्हारे देश के साथ बुरे हैं तो तुम्हारे लिए मन से अच्छे होंगे क्या? सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे होंगे। तो नेगेटिव चीज है, वापस कर दो इनकी उपाधियां। अभी आपने देखा पीछे हमारी जो ये कुश्ती वाली लड़कियां थी, अपनी जो जीत के आई थी कहीं कहीं पर, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स वगैरह में, इन्होंने नहीं दिल्ली में प्रदर्शन किया था, संसद भवन के आसपास मेडल रख दिए थे, फिर मेडल बहाने लोग गंगा जी गए थे, वहां किसी ने रुकवा दिए थे, कि मेरे ख्याल है किसानों के बड़े लीडर पहुंच गए थे ना, कि मत बहाओ, तुमने मेहनत से देश के लिए कमाए हैं। तो ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन होता है कि जो चीज हमें मिली हो हम उसको लौटा दें। आजकल तो खैर कुछ लोगों ने तो शौक बनाया, लेकिन बाकी ये एक तरह से ना अपना जैसे गुस्सा दिखाने का तरीका है, उपाधियां लौटा देना। तो सरकारी स्कूलों, अपने जो ये अंग्रेजों के हैं, कॉलेजों का, इनके अंग्रेजों के कॉलेज, इनकी अदालत, इनके कपड़ों आदि का बहिष्कार करो। नेगेटिव चीज है ना, नकारात्मक। अपने नेशनल स्कूल खोलो, राष्ट्रीय, अपनी पंचायत की गांव में करो, अदालतों में। क्यों इनकी किताब कॉपी को सहारे हो कि ये अफसर जो है बनेंगे, यही हमें बताएंगे। सरकारी उत्सवों और समारोह को छोड़ दो। जो ये उत्सव मनाते ना गवर्नमेंट वाले, क्योंकि सरकार तो इनकी थी ना, मत जाओ इनके उत्सवों में, ढोल नगाड़े बजाने दो। हम बेवकूफों की तरह कोई अच्छा महाराज वो फलाना आ रहे हैं, जॉर्ज पंचम आ रहे हैं, पूरा देश पहुंच गया नए 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 कपड़े पहन के, और वहां नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में लेट रहे हैं। गांधी ने कहा इनको इतना बड़प्पन क्यों दे रहे हो? इनके काम छोड़ दो, इनके यहाँ जाओ ही मत। तो सरकारी उत्सव समारोह छोड़ो इसको। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, अपने देश की चीजों का प्रचार करो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अवैतनिक पदों से, जिसपे वेतन नहीं मिलता, स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र दे दो। ऐसी चीजें जिसका ये सैलरी ना देते हो, तुम्हें बस बेवकूफ बना के पद दे रखे हो, हट जाओ, छोड़ दो उन पदों को। नेक्स्ट, विधिवत रूप से असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त को शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके फिर 2 बैठकें पढ़ी हैं आपने। एक तो विशेष सत्र कलकत्ता वाला, जिसमें बातचीत की, अगस्त में शुरू कर दिया, पर 1 अगस्त को ही कौन एक्सपायर हो गया? तिलक। इसलिए तिलक कोष बनाना पड़ा, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था उस जमाने में, 1920 में। आज आप 2020 को क्रॉस किए, 4 साल हो गए, 1 करोड़ अभी भी आप सोचो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। उस जमाने में कितनी बड़ी बात रही होगी। तब हमारे घरों में ना, हम नॉर्मल घरों में शायद 1 रुपया भी ना होता हो, तब बेटा आने चला करते थे। कहते हैं कुछ आनों में तो देसी घी किलो किलो मिल जाया करता था, तो 1 रुपया बड़ी बात थी उस टाइम पे। इतने रुपए इकट्ठे करना, कितनी इज्जत थी तिलक की। ठीक है, 1 अगस्त को ही एक्सपायर हुए थे। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन, अभूतपूर्व सफलता मिली इसको, बहुत बढ़िया। 90,000 स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, 800 नए नेशनल स्कूल बना दिए। बेटा स्कूल बनाने में क्या था पहले? आज की तरह थोड़ी ना चोंचलेबाजी थी। स्कूल बनाने करना क्या था? एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कोई गांव में जो थोड़ा पढ़ा लिखा है पढ़ा देगा। पढ़ाई यही तो थी, आज की तरह थोड़ी फालतू में कि रटवाते रहो पागलों की तरह। तब ये कोई जीके का सब्जेक्ट नहीं था, कोई इस तरह ड्राइंग व्राइंग भी नहीं थी। अपने नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ो, बस अपनी बातचीत करो, पहाड़, नदी, नाले, समाज से सब कुछ सीखो। आज क्या है? आज पेरेंट्स देखते हैं 5 स्टार होटल जैसी सुविधा के स्कूल में है, एसी लगा है कि नहीं लगा। जैसे हम लोग, ध्यान है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, गर्मी फील ही नहीं होती थी। गर्मी तो पड़ती थी पर फील नहीं होती थी। ठीक है गर्मी लग रही है
आगे सबको लगती थी। बारिश में हमारे भी स्कूलों में पानी भरता था, स्कूल में टाइम से पहले छुट्टी होती थी, लेकिन हमारे टाइम के किसी पेरेंट्स ने इस बात का बवाल नहीं बचाया कि भैया ये हो गया, वो हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि सुविधाएँ ना दो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेशनल स्कूल बनाना तो बड़ा आसान था। गाँव में एक पढ़ा-लिखा आदमी, पेड़ के नीचे 20 बच्चे बैठा ले, हो गया। गाँव के 5 बुजुर्ग, भई कौन लड़ रहा है? इधर आ जाओ, अदालत में नहीं जाना, यहीं तुम्हारा काम का प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। हो गई अंग्रेजों पर डिपेंडेंसी खत्म, ना उनके न्यायालय चाहिए, ना उनके स्कूल चाहिए। तो ये गांधी जी के पॉजिटिव काम थे। ठीक है, तो 800 नए नेशनल स्कूल, 90,000 स्टूडेंट छोड़ाए, 800 नए बन गए। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार। कहाँ छोड़ी हमने अंग्रेजों की क्लासेस? बंगाल में। पढ़ा लिखा भी तो बंगाल था। अब जहाँ अनपढ़ है वो क्लास छोड़ के क्या करेंगे? वो जाते ही नहीं है। जहाँ जाते हैं वही तो बहिष्कार करेंगे। इसमें थे बंगाल में। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। अब सोचो, साउथ की बेल्ट में ये पढ़ाई छोड़ने वाला काम नहीं हुआ, ये असफल रहा। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद जूलू युद्ध पदक, ये मिले हुए थे इनको, और बोअर पदक ये वापस कर दिए। तो ये कोई मिले होंगे, जूलू युद्ध और बोअर, ये दो याद रखना, तीसरा एक और आएगा। कहेंगे गांधी जी को निम्न में से कौन सा पदक नहीं मिला? तो केसरे हिंद मिला, जूलू मिला और बोअर मिला। कैसे याद कर लो? जूलू और बोअर। पदक पदक तो साथ लिखना ही है। वापस कर दिए तीन चीजें, केसरे हिंद, जूलू और बोअर। गांधी जी का अनुकरण कर सैकड़ों अन्य भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को, पदक मिलते हैं अमीरों को, पदक किसी नॉर्मल गरीब किसान मजदूर को नहीं मिले, अमीर थे भाई, नेहरू जैसे, गांधी जैसे, शादीलाल जी जैसे बड़े बड़े लोग थे ये। तो वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल रहा। तो सबसे ज्यादा लोगों ने बहिष्कार किया कपड़ों का। विदेशी कपड़ों की आंदोलन के समय सार्वजनिक होली जलाई गई, सबने अपने अपने कपड़े कि फेंको इनको। नवंबर 1921, अब क्या हुआ? 10 साल पहले आया था जॉर्ज पंचम, उसके नाम के सिक्के छपे थे, उसकी फोटो छपी थी, और वो कह के गया था कि दिल्ली में आया हूँ मैं, दरबार लगा है, मैं खुश हूँ, राजधानी बदल जाता हूँ, बंगाल विभाजन रद्द। अब 10 साल बाद एक आया प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स याद है? यूके में नीचे वेल्स है। तो वेल्स जब आया ना, तो हमने प्लान किया कि जाएंगे ही नहीं, हम पूरे लोग जो है सड़कों पे दिखेंगे नहीं, एक तरह से विरोध करेंगे कि तू आ रहा है तो हमें कोई चिंता नहीं है, हम देखेंगे नहीं, क्यूरियोसिटी में कि देखें क्या हो रहा है, कौन आया है, ताकि उसको लगे। देखा नहीं आपने रैली में? रैली कब कामयाब होती है? जब भीड़ जाती है। अगर लोग एंटी हो जाए ना, सरकार के रैलियों में ना जाए, तो एक भी आदमी रैली करके दिखा दे। पर प्रॉब्लम क्या है? रैली में 500 रुपए में ना भैया खाना पीना लालच देके भीड़ को इकट्ठी कर लेते हैं। अगर ये खाने का लालच ना हो ना, शराब की बोतल का लालच ना हो, 500 रुपए का लालच ना हो, तो आप देखना एक भी आदमी वहां रैली में सुनने नहीं जाता बेटा। तुम्हें क्या लगता है आम जनता जाती है रैली में? रैली में सब वो जाते हैं जो है तो कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, या फिर जिनको 500 रुपए और बॉटल और इस तरह की चीजें लालच दिए जाते हैं। तो क्या हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। उस दिन सरकार की क्रूर नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान और उजड़ी हुई नजर आई। तो उसने पूछा तो होगा ना कि भाई क्या हुआ, कहाँ गए इंडियन? तो बताया होगा ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मान लो मोदी जी आए और कहीं लोग एक भी ना पहुंचे, जनता, तो मोदी जी पूछेंगे ना भाई क्या हुआ, तो बताएंगे विरोध कर रहे हैं जी। ऐसा कर देते हैं लोग। अभी आपको याद हो जब इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ? जहां जहां बड़े बड़े लीडर्स गए, किसान विरोधी किसी ने कुछ भी बोला था तो लोगों ने उनको वापस भगा दिया, गाड़ियां घुसने नहीं दी, काले झंडे दिखा दिए। ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है फरवरी 1922। गांधी जी ने वायसराय को एक कागज लिखकर धमकी दी। अब ये नए की बात करेंगे पर फिर फरवरी में वापस ले लेंगे, कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो हम व्यापक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। 8 साल लग जाएंगे ये सोच के करने में। अभी तो सिर्फ भैया हम शुरू कर रहे हैं नया आंदोलन, फरवरी में कह रहे हैं। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरी हो गई, और इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में से चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 22 को एक भयानक घटना, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरा कर लेना। इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। भीड़ ने, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए लीडर पकड़ा जाता है। लीडर कौन थे? गांधी जी। तो गांधी जी को जेल लेके जाएंगे अब। नेक्स्ट देखना, चौरा चौरी की घटना से आहत होकर गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वैसे भी लोग भाग गए थे, बहुत थोड़े से लोग बचे थे। 12 फरवरी, अभी देखो 5 से 12 7 दिन हुए, 22 को बारदौली में हुई, गुजरात में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त, यानी विद इन फ्यू डेज सबने कहा कि भाई अब कोई ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे और इसको बंद कर दिया जाए, तो आंदोलन समाप्त। जो तुम्हें लगता है ना कि एकदम से सक्सेस मिलती है, एकदम से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। गांधी का फेलियर है ये। गांधी ने क्या
क्या किया इस आंदोलन में? कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं। ना तो अंग्रेजों ने हमारी कोई बात सुनी है ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं? स्कूल अपने खोल रहे हो तो अपना खर्चा लगा रहे हो ना। अंग्रेजों से तुम्हें क्या लगता है? बिल्डिंग बनाई, पेड़ों के नीचे स्कूल खोल दिए, किसी ने अपने 2 कमरे दे दिए गाँव में। तो पैसा हमारा, पढ़ाने वाले हमारे। इसमें हमने अंग्रेजों का क्या उखाड़ लिया? आप कह रहे हो कि हमने अपने गाँव की पंचायतें, तो क्या फ़र्क पड़ गया? मत जाओ। अगलों के उसमें पहले पुराने मामले निपटते होंगे कई सालों तक। तुम नहीं जाओगे तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनके स्कूलों में तुमने नहीं भेजा तो वो भी जानते थे कितने दिन पढ़ाओगे तुम। और क्या तुम्हारे पास मैथ साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स हैं? क्या मैथ साइंस पढ़े बिना बच्चे का दिमाग विकसित हो जाएगा? तो अंग्रेज जानते थे कि ये 2-4 दिन के चोंचलेबाजी हैं, ये वापस यहीं आने हैं। इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा बड़े स्टेप लिए नहीं। आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय आंदोलन को वापस लेने के गांधी जी के निर्णय से देश को आघात पहुंचा। जनता ने बुरा भला कहा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपाल, बड़े बड़े आदमी, सी आर दास, अली बंधु, वही 2 भाई शौकत और मोहम्मद, गांधी जी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कहा, गांधी जी क्या कर रहे हो? देश में इस टाइम पर आंदोलन को वापस लेना ठीक नहीं है। पर गांधी बेटा मंझे हुए खिलाड़ी थे। गांधी ने डिसीजन हमेशा सही लिए। सरकार ने 10 मार्च 22 को, अब फरवरी से मार्च आ गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या ब्लेम लगाया? लोगों को भड़काने का। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 साल की कैद की सजा दी। लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते 5 फरवरी 24 यानी 2 साल बाद मार्च में पकड़ा, फरवरी में छोड़ दिया, 24 को रिहा कर दिया गया। यानी 2 साल तक गांधी जी की एक तरह से सेफ्टी रही। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी सरफिरा मर्डर कर देता गांधी जी का, कि गांधी जी ने हमें बेवकूफ समझ रखा है, हमने स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ी, और अब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, हम कहाँ जाएं? हमें क्या अंग्रेज अपने स्कूल में पढ़ाएंगे? नेशनल स्कूल में मैथ साइंस के टीचर नहीं है। तो इस तरह की बातों से लोग जो है ना एंटी हो गए थे एक टाइम पर। तो गांधी सेफ थे अगर इसमें बंद थे। सुभाष चंद्र बोस देखना क्या कहेंगे। अब ये यंग है, कैसे? 1897 का एक लड़का, 3 साल मान ले 1900 तक, 21 साल ये, 22 23 24 24 साल का, तुम लोगों जितना, जितनी तुम मेरी बातें सुन रहे हो, तुम्हारे जितनी उम्र का एक बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लड़का कहता है, देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया 1921 में। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल था और बातचीत वाली संस्था थी। संख्या लिखा है संस्था, यानी ये बड़ाई कर रहे हैं कांग्रेस की। चलो कांग्रेस इकट्ठी हुई, देश तो इकट्ठा हुआ। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया पूरे नेशनल लेवल पे, बल्कि उन सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। अब कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन गई। इसका मतलब 24 साल का एक लड़का उम्र दराज बुजुर्ग आदमी की बड़ाई कर रहा है। कौन है ये लड़का? सुभाष चंद्र बोस। ये बेटा बहुत ज्यादा इंप्रेस थे गांधी जी से। गांधी जी के ऊपर ये आंख बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन गांधी को सुभाष की कुछ बातें खटकती थी, अच्छी नहीं लगती थी। जैसे गांधी मानती, ये सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भाई इंसान को ना ट्रेंड रहना चाहिए, और भाग दौड़ एकदम स्लिम ट्रिम, और जैसे कोई आए बड़ा अधिकारी तो सल्यूट करना चाहिए, कदम ताल में चलना चाहिए, जैसे हमारी ये आर्मी वगैरह नहीं होती है, इस टाइप की। तो एक बार गांधी जी किसी फंक्शन में आए, वहाँ सुभाष चंद्र बोस को ड्यूटी मिली कि भाई तुम गांधी जी की एंट्री से अंदर तक ले जाना। यंग थे उस टाइम पे, युवा मोर्चा इनके पास था कांग्रेस का। तो उन्होंने अपनी फौज तैयार की। जैसे ही गांधी जी उतरे तो सल्यूट मारा और कदम ताल मिलाते अंदर गए। तो अंदर जाके गांधी जी ने कहा इनको कि ये क्या फौज, बंदरों की फौज बना के तैयार कर रहे हो तुम? इससे आजादी मिलेगी क्या? कुछ अच्छे काम कर लो। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इनको इंप्रेस करने के लिए जान लगा दी, कितने दिन प्रैक्टिस कराई, यंग लड़कों को तैयार किया। गांधी जी को बात पसंद नहीं आई। गांधी जी का ज्यादातर कहते ना भाई, सुभाष की चीजों में कमियां नजर आती थी। बराबरी के तो खैर थे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ये इनसे 28 साल छोटे थे। बाप बेटे से भी ज्यादा का गैप हो गया। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस हमेशा उनको फादर फिगर, बड़े की तरह देखते थे। लेकिन सुभाष में एक बहुत बड़ी बात थी, गुण था। वो गलत को गलत तुरंत मुंह पे कहते थे। अगर गांधी जी ने गलती की, तुरंत कहते, गांधी जी आप गलत कर रहे हो, भरी सभा में। और गांधी जी के अंदर ये था कि गांधी जी में थोड़ा सा एक होता ना भैया, मैं बड़ी पोजीशन पे हूँ, ऐसा कैसे कह दिया। तो सुभाष चंद्र बोस का और गांधी जी का एक 36 का आंकड़ा लंबे टाइम तक चला था। लेकिन एक अच्छी बात यह, सुभाष ने कहा हमारे बीच में मन भेद नहीं है, हम मन से एक दूसरे की रिस्पेक्ट, गांधी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ मतभेद है, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, तो ये सारी बड़ाई कर दी कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी। देखो ये यंग लड़का 24 साल का इनकी बड़ाई कर रहा है कि भाई ये बढ़िया है। 102 ये कंप्लीट हो गया पेज, फाइल पूरी है। इसके आगे वाला इसके बाद कई चीजें हैं। दूसरी फाइल होगी, उसको बोलना, उसको चल आज तो टाइम हो गया, खैर ठीक है बेटा, ये वाली फाइल पूरी हो गई। अभी तो कहानी बहुत सारी बची हुई है।